सभी को नमस्कार और जय माता जी की। सीरीज के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। हम गुर्जर विवाद का विश्लेषण कर रहे हैं। तीसरे भाग में हम पंचतंत्र के सदियों बाद जो गुर्जर शब्द का अगला उल्लेख हुआ है वहां से शुरू होकर आगे चलते जाएंगे और देखेंगे कि कब किस शिलालेख में या ग्रंथ में कैसे गुर्जर शब्द आया और क्यों ये उपयोग स्थान सूचक है, जाति सूचक नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। राइट। तो दावा ये होता है कि गुर्जर देश, ये जो नाम है, ये किसी भूभाग को तभी दिया गया जब गुर्जर लोग इस पर शासन करने लगे। तो इसका उत्तर देखिए, गुर्जर या उससे बने बाकी के जो शब्द है ये कब कहाँ किस कॉन्टेक्स्ट में आए हैं ऐतिहासिक ग्रंथों और शिलालेखों में, ये सब देखकर हमें पता चलता है। तो उसी ओर आगे बढ़ेंगे। जी। तो ये ईसवी की जो 7वीं सदी है, 7th century AD, वहां से दत्त द्वितीय नाम के एक प्रतिहार वंशीय सामंत थे, जिनका भरूच के पास खेड़ा गांव से एक दान पत्र, एक एक नहीं दो दान पत्र मिलते हैं, जिनका अंकन 629 ईस्वी और 634 ईस्वी में हुआ। There are two copper plate inscriptions, 629 AD and 634 AD, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अब इनमें ये जो दोनों दान पत्र हैं, दोनों में दत्त द्वितीय जो है, उन्होंने अपने यशस्वी दादा दत्त प्रथम को गुर्जर नृपति वंश कहा है, गुर्जर नृपति वंश का कहा है। तो नाउ इट्स द सेम लाइन कॉपीड एट बोथ द प्लेसेस। ठीक है। तो उस काल में गुर्जर जाति को ढूंढते कुछ लोग फिर ये जब गुर्जर नृपति वंश जो देखते हैं, ये उसका अर्थ लगाते हैं गुर्जर वंश के राजा। ठीक है। तो अब होता क्या है कि व्याख्या में अगर आप गुर्जर नृपति वंश का सही अर्थ देखें तो वो बनता है गुर्जर देश के राजाओं का वंश। अब सामंत दत्त ने यही कहने का प्रयास किया है कि उनके पूर्वज गुर्जर देश के राजाओं के वंश से ही हैं। पर क्यों? वो अर्थ गलत और ये सही कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ कि इसी प्रकार की उपाधियां, यानी XYZ नृपति वंश, भौगोलिक क्षेत्रों के लिए उपयोग होती रही हैं, दे हैव बीन यूज्ड। तो उसका एक उदाहरण देखिए। जी। ये गुवाहाटी से 11वीं सदी का एक दान पत्र है। इट्स अ कॉपर प्लेट ग्रांट ऑफ पाल वंश किंग्स। तो दान पत्र कहता है कि जो पाल वंशीय राजा रत्नपाल थे, उनके पुत्र पुरंदर पाल और दुर्लभा नाम की एक कन्या का विवाह हुआ। दे गॉट मैरिड। तो दुर्लभा जो थी, द ब्राइड, उनके वंश का वर्णन किया जा रहा है। जो वंशोत्पत्ति है उस पर लिखा है, एंड इट सेज जामदग्न भुज विक्रमार्जित प्राज्य राज्य नृपवंश संभवा। एंड एज यू कैन सी, जैसे गुर्जर नृपति वंश था, द सेम वे देयर इज यूज ऑफ नृपवंश इन दिस लाइन, राइट? तो अब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जहाँ जामदग्न भुज विक्रमार्जित ये जो लिखा है, इससे अर्थ है जमदग्नि पुत्र, यानी कि जमदग्नि के जो सन थे परशुराम जी, उनके भुजबल से जीते गए। जामदग्नि भुज विक्रमार्जित। प्राज्य, राज्य मीन्स अनेकों राज्य, मेनी मेनी किंगडम्स, या आप बड़े राज्य भी मान सकते हैं। फिर आता है नृपवंश। नृपवंश का मतलब हुआ राजाओं का वंश। ओके, संभवा यानी उत्पन्न हुई। तो अब एक बार फिर से पूरा अर्थ देखते हैं कि जमदग्नि पुत्र परशुराम के भुजबल से जीते गए जो राज्य हैं,
उन राज्यों के राजाओं के वंश में ये दुर्लभा नाम की कन्या उत्पन्न हुई थी। तो राज्य राज्य नृपवंश हमने देख लिया किस प्रकार से भौगोलिक प्रयोग हुआ। तो नृपवंश से पहले जो प्राज्य राज्य लगा था उसे एक बार फिर से देख लीजिए। प्राज्य राज्य नाम की कोई जाति प्रजाति नहीं होती, ऑब्वियसली इट्स ज्योग्राफिक टर्म। तो गुर्जर नृपति वंश के गुर्जर का अर्थ क्या होगा? गुर्जर नाम का जो देश है उसके राजाओं का वंश। तो शब्द का अर्थ यहाँ क्या बनता है हमें समझ में आ गया। पर ऐसा उल्लेख हुआ क्यों इस तरह? व्हाई दिस पेक्युलियर यूसेज? इफ यू अज्यूम फॉर अ मोमेंट कि जो गुर्जर शब्द है ये गुर्जर जाति के लिए प्रयोग हुआ, ठीक है, तो सोचिए ये कैसे संभव है कि प्रतिहार वंश जो कि जाति से हम गुर्जर अज्यूम कर लेते हैं उनकी अलग अलग स्थानों पर जो शाखाएं राज करती दिखती हैं आपको, इनमें से कई ने अपने लिए गुर्जर शब्द का, इस उपाधि का यूज ही नहीं किया। अब ये इसलिए हुआ कि गुर्जर क्षेत्र जो था, दी गुर्जर ज्योग्राफिक रीजन, गुर्जर देश, ये इन प्रतिहार शाखाओं के अधिकार में था ही नहीं। तो प्रतिहारों की जो मंडौर शाखा है, अगर आप उन्हें ले, उन्होंने गुर्जर उपाधि ली है, राइट। भीनमाल की शाखा ने भी ली है, क्योंकि मंडौर और भीनमाल दोनों अगर आप देखें तो गुर्जर जो कंट्री है, गुर्जर भौगोलिक क्षेत्र है, उसका भाग थे। लेकिन भरूच या लाट देश की जो प्रतिहार शाखा थी, यानी कि ये जो अभी आए थे प्रतिहार दत्त द्वितीय और उनके वंशज, उनके नीचे जो लाइन है, उस शाखा ने अपने लिए they didn't use it for themselves, उन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि जो मंडौर के उनके पूर्वज थे उनके लिए उस शिलालेख में गुर्जर शब्द का प्रयोग किया। when they say कि my illustrious grandfather ancestor, ये गुर्जर नृपति वंश that way, क्योंकि कारण क्या है कि मंडौर जो है जहाँ से उनके एंसेस्टर्स थे ये गुर्जर क्षेत्र का भाग था। लेकिन लाट जो है जहाँ प्रतिहार दत्त द्वितीय और उनसे आगे की जो भी लाइन थे डिसेंडेंट्स, ये सब लोग जिस लाट देश में थे दैट वाज अ डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया। तो लेट मी शो यू। या सो इफ यू लुक एट द क्लैरिटी, तो लाट देश के प्रतिहार जो है ये अपने शिलालेखों में कहते हैं कि हमारे पूर्वज गुर्जर देश के राजाओं के वंश से है, यानी हमारे पूर्वजों ने गुर्जर देश पर राज किया है या करते हैं। पर अपने आप को लाट के प्रतिहारों ने गुर्जरपति या गुर्जरेश जैसा कुछ भी नहीं कहा। तो आप सरलता से कह सकते थे ये बात, लेकिन मतलब उतना सा कहने के लिए आपको पूर्वजों पर जाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन नहीं कहा क्योंकि लाट के प्रतिहार जानते थे कि वो स्वयं गुर्जर क्षेत्र में थे ही नहीं, वो भरूच से लाट देश पर शासन कर रहे थे, गुर्जर देश में उनके पूर्वज हुए थे। और जो कि जैसे प्रतिहार दत्त प्रथम और उनसे ऊपर की जो पीढ़ियां थी पीछे की, तो जब तक इस दत्त द्वितीय वाली शाखा ने, जब तक इनका प्रतिहार में लाट में शासन रहा इन प्रतिहारों का, दैट इज 736 एडी, ठीक है, जिस समय अरबों के इन्वेजन हुए थे, अरब इन्वेजन, तो लेट 6th सेंचुरी से 736 एडी, दैट्स 150 इयर्स। इस पूरे काल में लाट की इस प्रतिहार शाखा ने कभी भी अपने आप को किसी भी प्रकार से गुर्जर शब्द से नहीं जोड़ा, न जाति के रूप में न ही भौगोलिक रूप में। आप दत्त द्वितीय का सांखेड़ा दानपत्र देख सकते हैं, आगे जयभट्ट थर्ड, जयभट्ट फोर्थ के जो आते हैं शिलालेख, नवसरी, अंजनेरी, जहां से भी आप उठा के देखें इनके जितने भी एपिग्राफ्स हैं किसी में भी गुर्जर शब्द नहीं है। Only in their earliest inscriptions, like I said, they say that their ancestors, not them, but their ancestors were kings of Gurjar region, which is factual. क्योंकि ये शाखा जैसा कि मैंने कहा उन प्रतिहारों से निकली थी जो राजस्थान के मंडौर में स्थापित थे, इंक्लूडिंग हिज ग्रैंडफादर दत्त प्रथम। और मंडौर हम जानते हैं कि गुर्जर देश का भाग था, ये प्रतिहारों के शिलालेखों में स्पष्ट हो जाता है।
So with this, I'll move to the next example. So, right. अब 7वीं सदी में हुआ क्या कि नर्मदा के दक्षिण से जो चालुक्य राज्य था, दैट वाज ग्रोइंग पावरफुल, और चालुक्य वंशी जो सम्राट थे पुलकेशिन, इनके और नर्मदा के उत्तर में सम्राट हर्षवर्धन बैस, इनके बीच में संघर्ष था। तो अच्छा, ये पुलकेशिन वो नहीं है जिन्होंने फिर आगे अरबों को हराया था, अवनी जनाश्रय। तो ये वाज फ्रॉम अ डिफरेंट ब्रांच ऑफ चालुक्यास एंड ही केम लेटर। ठीक है, तो लेट्स नॉट कंफ्यूज हिम विद द अदर पुलकेशिन। तो इस समय तक रफली 635 एडी, तो या मोटा मोटा आप 7वीं सदी मान सकते हैं, 7th सेंचुरी में इस समय तक जितने भी छोटे मोटे आपको प्रतिहारों के शक्ति केंद्र दिखते हैं, उनके प्रतिहार मोटा मोटा सामंत स्तर के थे। दे वर नॉट एक्सट्रीमली पावरफुल एंड कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। तो कर्नाटक के ऐहोल से चालुक्य वंशी पुलकेशिन का जो एक शिलालेख मिलता है 635 एडी का, उसमें पुलकेशिन ने किन क्षेत्रों पर प्रभाव बढ़ाया उसका उल्लेख करते हुए वो लिखते हैं कि लाटों, मालवों और गुर्जरों को सामंत बना लिया। एंड देन साथ में वो कहते हैं कि कलिंगों और कोसलों को भयभीत कर दिया, स्केर्ड देम ऑफ। तो अब यहाँ गुर्जर शब्द को आप अगर जाति सूचक माने तो किस आधार पर माने? आधार कोई है नहीं, बट इफ यू अज्यूम फॉर अ मिनट, एक बार इमेजिन कर लेते हैं, तो शिलालेख की उसी पंक्ति में जहाँ गुर्जर आया है, गुर्जरों के साथ लाटों और मालवों को भी लाट और मालव जाति का मानना पड़ेगा, पर ऐसी तो कोई जातियां थी नहीं। और उसी शिलालेख में फिर कलिंगों और कोसलों की भी बात की गई है। तो क्या उस काल में कलिंग और कोसल नाम की जातियां भी थी? वो भी नहीं थी। अब थोड़ा और क्लैरिफाई कर लेते हैं विद हेल्प ऑफ ज्योग्राफी। सो आई टेक यू टू अ मैप एंड yeah, if I can start to annotate. राइट, तो ये जो आपको नर्मदा दिखाई दे रही है, इससे उत्तर में अगर आप चलें तो दिस वुड रफली बी द Lat region, and then here you have somewhere here, I think, yeah, a bit like this. This would be the Gurjar Desh. Here in the center, yeah, center में Malav Desh. Then you come around Kosal and Kaling. Okay. तो अब जब आप ये मैप देखते हैं, यहाँ क्या हुआ है कि नर्मदा जो कि मूल रूप से पुलकेशिन की उत्तरी सीमा थी, वहां से ऊपर उत्तर पश्चिम से चलते हुए आपको लाट देश, गुर्जर देश, मालव देश, फिर आगे नॉर्थ ईस्ट में कोसल और कलिंग ये सब दिख जाते हैं। तो जब पुलकेशिन ने नर्मदा से आगे विस्तार किया है, व्हेन इट ट्राइड टू एक्सपैंड, उसके पहले टारगेट्स ये सारे किंगडम्स थे। तो ये जो पूरा का पूरा वर्णन है इस ऐहोल शिलालेख में, ये पूरा वर्णन भौगोलिक है। लाट देश के लोगों को, मालव देश के लोगों को और गुर्जर देश के लोगों को, इनको लाटों, मालवों और गुर्जरों कहा है इन प्लूरल्स। और उसी तरह कलिंग और कोसल के लिए। सो इट्स सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आइडेंटिफिकेशन बाय ज्योग्राफी। ओके, सो आई let me clear the annotations and we'll move to the next example. All right. तो अगला है चीनी यात्री युआन च्वांग, ऑल्सो नोन एज हुएनसांग। इन्होंने 630 से 644 ईस्वी, 630 to 644 एडी, इस पूरे ड्यूरेशन में भारत यात्रा की और बहुत सी जगहों पर गए वो। और इस बीच वो
रफली अराउंड 640 AD, गिव और टेक फ्यू ईयर्स। उस समय में ये गुर्जर देश गए, एंड ही हैज मेंशन्ड द नेम गुर्जर देश एज वेल एज द कैपिटल। तो गुर्जर देश के भीनमाल नामक स्थान पर वो गए, विच ही आइडेंटिफाइज एज द कैपिटल ऑफ गुर्जर देश। एंड वो लिखते हैं कि गुर्जर देश का राजा युवा और जन्म से क्षत्रिय है। ठीक है, आगे चलता हूं। अब जब चीनी यात्री आए थे, उससे कुछ ही सालों पहले जो हमारे महान खगोलविद हैं ब्रह्मगुप्त जी, इन्होंने 628 ईस्वी में ब्रह्मस्फुट सिद्धांत लिखा। इट वाज अ वेल नोन टेक्स्ट ऑफ हिम। तो उसमें जब भूमिका लिख रहे थे, व्हेन ही रियली स्टार्टेड राइटिंग, तो वहाँ शुरू में उन्होंने लिखा है कि जो मैं लेखन कर रहा हूँ, यहाँ के राजा जो है वो है चापवंशी व्याघ्रमुख। ओके, चाप वंश को चावड़ा और चापोत्कट भी कहते हैं। यू माइट फाइंड डिफरेंट टर्म्स एट डिफरेंट प्लेसेस, बट बेसिकली इट मीन्स द सेम डायनेस्टी। तो अब ब्रह्मस्फुट सिद्धांत जो है, जो ग्रंथ था ब्रह्मगुप्त जी का, इसके लेखन का स्थान जो है, ये ग्रंथ में सीधा सीधा नहीं बताया गया। तो इस बारे में अनुमान आता है कि या तो ये ग्रंथ गुर्जर देश के भीनमाल में लिखा गया, या फिर वहीं कहीं आसपास गुजरात राजस्थान के किसी दूसरे स्थान से लिखा गया। द रीजन बीइंग, ग्रंथ पर बाद में किसी ने टीका लिखी, और टीका लिखने वाले ने ब्रह्मगुप्त जी को भीनमाल आचार्य कहा है, which basically means somebody who comes from an acharya from Bhinmal. That's how you can interpret it. तो that is one thing. अब ब्रह्मगुप्त जी का ये जो ग्रंथ था, ये लेखन चीनी यात्री के आने से, ह्वेनसांग के आने से कुछ साल पहले है, 10-12 साल पहले। सो ही राइट्स इन 628 AD and ह्वेनसांग arrives in Gurjar Desh around 640 AD, so barely 10-15 years apart. उस समय गुर्जर देश में प्रतिहार और चावड़ा दोनों शक्तियों का राज था, लाइक बेसिकली को एग्जिस्टिंग एज नेबरिंग प्रिंसिपैलिटीज, क्योंकि तब तक प्रतिहार मंडौर जीत चुके थे, और उनकी एक शाखा लाट के भरूच में सामंत बन के शासन करना शुरू कर चुकी थी। राइट, तो चावड़ा जो थे, इफ यू लुक एट द राइट, चावड़ा दक्षिणी राजस्थान में भीनमाल के आसपास थे, जो हमें ह्वेनसांग के डिस्क्रिप्शन से दिख जाता है। और वहीं सिरोही जो है, अगेन इन साउथ राजस्थान जस्ट लाइक भीनमाल, सिरोही से चावड़ा एक राजा का, चावड़ा राजा का वसंतगढ़ शिलालेख आता है। वसंतगढ़ शिलालेख है 625 ईस्वी का। राजा का नाम था वर्मलात जी, वर्मलात चावड़ा। तो उनके इंस्क्रिप्शन में, विच यू आर सीइंग ऑन योर राइट, वहाँ कुछ प्रतिहार लोग उनके सामंत बताए गए हैं, विच आई हैव अंडरलाइन। सो व्हाट वी कैन कंक्लूड इज, ये जो कालखंड है 7th सेंचुरी AD जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये एक मिक्स्ड सीन है। बेसिकली इट्स अ ट्रांजिटिव फेज इन द सेंस कि यहाँ चावड़ों का प्रभाव, जो मॉडर्न राजस्थान रीजन है, यहाँ से धीरे धीरे कम हो रहा था, और प्रतिहारों का प्रभाव बढ़ रहा था। एंड इन दिस फेज ग्रेजुअली द गुर्जर वर्ड इज अप्लाइड मोर एंड मोर टू प्रतिहार्स एंड लेस टू द राजस्थान बेस्ड चावड़ास। इवेंचुअली फिर प्रतिहार्स रिप्लेस द चावड़ास इन ऑल रीजन्स ऑफ मॉडर्न राजस्थान। और आगे जो आपको चावड़ों की डायनेस्टीज दिखती हैं, दे आर इन द रीजन विच इज मॉडर्न गुजरात, पाटन। ठीक है, तो बट लाइक even if you consider it as modern Gujarat, that region still is a part of Gurjar Desh only. So Chavdas still continued to rule in Gurjar Desh, but from parts of modern Gujarat, and as vassals of imperial Pratihars, because by that time Pratihars काफी शक्तिशाली हो गए थे। तो ह्वेनसांग जब आए भारत, उस समय, उससे ठीक पहले भीनमाल में जो व्यक्ति सिंहासन पर बैठा था, वो या तो कोई चापवंशी था, चावड़ा, या फिर प्रतिहार, वन ऑफ द टू। ठीक है, आगे चलते हैं। अब चावड़ों के बारे में, टू क्लैरिफाई एनी लिंगरिंग डाउट्स,
I just wanted to reinforce with one more evidence. प्रबंध चिंतामणि के वनराज प्रबंध से एक श्लोक आता है जो कि चापवंश के गुर्जर देश में राज करने की पुष्टि करता है। तो वनराज चावड़ा ये चापवंश के एक प्रसिद्ध राजा थे और he was from the second half of the 8th century AD, right? So प्रबंध चिंतामणि का जो श्लोक है वो ये कहता है कि गुर्जर राज्य वनराज चावड़ा के समय मीनिंग 8th सेंचुरी एडी का सेकंड हाफ, उस समय जैन मंत्रों की सुरक्षा में स्थापित हुआ। सो चावड़ों को गुर्जर ज्योग्राफिक आइडेंटिटी से जोड़ता हुआ ये दूसरा साक्ष्य है। मूविंग ऑन, राइट। अब जो 8th सेंचुरी एडी है, उस समय जैन आचार्य उद्योतन सूरी, इन्होंने दक्षिणी राजस्थान के जालौर में रहते हुए कुवलय माला नाम का एक ग्रंथ लिखा और ग्रंथ में भूगोल के आधार पर लोगों को पहचाना गया है कि वो किस प्रांत से हैं, उसी अनुसार नाम आते हैं। इफ यू लुक एट द स्लाइड, सिंधु देश के लोगों के लिए सैंधवे लिखा है, मरु देश के लोगों के लिए मारवे, गुर्जर देश के लोगों के लिए गुज्जरे, लाट देश के लोगों के लिए लाटे। द टेक्स्ट इज इन प्राकृत। मालव जो मालवा है उसके लोगों के लिए मालवे, कर्नाट क्षेत्र इसके लोगों के लिए कन्नाडे, कौशल देश के लोगों के लिए कौशले। ठीक है। अब इट माइट अनॉय यू बट आई मस्ट आस्क दिस क्वेश्चन, क्या लाट, कौशल, कर्नाट, मालवा, मरु, सिंधु ये सब जातियों के नाम है? ऑफ कोर्स नॉट, देयर आर ऑल ज्योग्राफिकल रीजन्स, राइट? स्थान सूचक हैं ये सारे शब्द। तो फिर सीक्वेंस में इनके साथ आए गुर्जर शब्द को जाति सूचक कैसे मान लें? अगेन देयर इज नो बेसिस व्हाटसोएवर। और कुवलय माला का ये जो एग्जाम्पल है, ये उदाहरण अगर आप पाणिनि और आचार्य हेमचंद्र के उदाहरणों के साथ रख दें, जिन्हें हम पिछले सेशन में देख चुके हैं, लेट मी ब्रिंग दैट स्लाइड अप अगेन। तो तो अगर आप कुवलय माला को पाणिनि की अष्टाध्यायी और आचार्य हेमचंद्र के जो ग्रंथ है शब्दानुशासन, द्वयाश्रय महाकाव्य, इन सब के साथ में रख के देखें, सो व्हाट यू सी इज 500 BCE से 8th सेंचुरी एडी होते हुए 12th सेंचुरी एडी तक एक निरंतर कंसिस्टेंट पैटर्न दिखता है, स्थान से उसके निवासियों को पहचान मिलने का, एंड एवरीवेयर, नॉट जस्ट गुर्जर देश, एवरीवेयर। तो I think you can revise with these screenshots here on the screen. Let's move ahead, क्योंकि कुवलय माला से कुछ और भी था। या तो कुवलय माला ग्रंथ में आगे लिखा है कि यक्षदत्त गणी जो थे, उनके डिसाइपल्स, उनके शिष्यों ने गुर्जर देश को जगह जगह मंदिरों की स्थापना करके सुंदर बना दिया। इट सेज रम्मो गुर्जर देशो। सो ये एक और ज्योग्राफिक कॉनोटेशन से हमें यूज दिखा। स्किपिंग टू द नेक्स्ट, राइट। अब कुछ शिलालेख। तो दक्षिणी महाराष्ट्र में नेसरी गांव है, नेसारिका बोलते हैं, नेसरी बोलते हैं, वहां से गोविंद राष्ट्रकूट, इनका 805 ईस्वी का एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिलता है। इसे लेकर दावा होता है कि इसमें राजा के द्वारा गुर्जरों को हराने का उल्लेख है। सो ये गुर्जर जाति के होने का साक्ष्य है, एविडेंस। देखिए, प्रतिहारों के गुर्जर होने का विषय तो बाद में आएगा, पहले गुर्जर शब्द जाति सूचक सिद्ध तो हो जाए। तो सीधे कॉपर प्लेट की वो जो पंक्तियां हैं उन्हीं को देख लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। तो यहाँ क्या हुआ है कि प्लूरल में गुर्जरों का उल्लेख जैसा कि दावा किया जाता है नहीं है। यहाँ एक वचन में गुर्जर
और गुर्जरेश्वर लिखा मिलता है, यानी कि गुर्जर राज्य के राजा का उल्लेख है, इंडिविजुअल स्पेसिफिकली, ना कि गुर्जरों का। दूसरी बात, यहाँ पर गुर्जर के अलावा इस शिलालेख में 13 और राज्यों के राजाओं का उल्लेख है, 13 अदर किंगडम्स, केरल, आंध्र, चालुक्य, सिंघल, बंगाल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और बहुत से हैं। तो पूरा जो शिलालेख है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं जो ये सिद्ध करे कि गुर्जर शब्द यहाँ पर एक राज्य के राजा की उपाधि होने के अलावा किसी जाति जनजाति का नाम है। ऐसा इस पूरे शिलालेख के कॉन्टेक्स्ट से कोई इंडिकेशन नहीं आता है। अगला अगला है राष्ट्रकूटों का ही राधनपुर गुजरात से मिला एक दान पत्र। इसके बारे में भी दावा होता है कि ये शिलालेख प्रतिहारों को गुर्जर जाति का सिद्ध करता है। तो शिलालेख के श्लोक आपके सामने हैं। और एक और बात, इसके बहुत से श्लोक नेसरी शिलालेख से मिलते हैं। कई बार होता था कि आसपास अगर शिलालेख लिखे गए हैं कुछ सालों में एक ही शासक द्वारा या इमीडिएटली सक्सीडिंग रूलर्स, तो कुछ वर्सेस they would be lifted as it is, copied over to another inscription. That happens frequently. तो यहाँ वही हुआ है। इस शिलालेख के श्लोक नेसरी वाले से मिलते हैं। तो पहले यहाँ घोषणा होती है कि जो राजा गोविंद हैं, राष्ट्रकूट राजा, इन्होंने वत्सराज से गौड़ के 2 शाही छत्र छीन लिए। तो गोविंद जो राष्ट्रकूटीय राजा हैं दान पत्र जारी करने वाले, उनका नाम बताया गया। अब वत्सराज कौन थे? वत्सराज तब के प्रतिहार वंशीय राजा थे। तो राष्ट्रकूट हैं गोविंद और प्रतिहार साइड पे वत्सराज। अब ये गौड़ कौन है जिनके छत्र छीने गए? तो ये प्रयोग भी एक वचन में हुआ है, सिंगुलर। तो ये अगेन किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है, इंडिविजुअल स्पेसिफिक। बेसिकली ये एक उपाधि है गौड़, जो कि गौड़ भौगोलिक क्षेत्र के राजा को दी जाती थी। गौड़ देश का अगर आप देखें कोर ज्योग्राफिकल एरिया जो था, दैट वाज प्री पार्टीशन बंगाल, यानी कि आज का जो हमारा वेस्ट बंगाल है वो और बांग्लादेश का कुछ एरिया ले लीजिए, कंबाइंड एरिया दोनों का, विच इज प्री पार्टीशन बंगाल। तो वो एरिया जो है वो मूल रूप से गौड़ देश कहलाता था। अब उस समय गौड़ देश के जो राजा थे वो थे धर्मपाल, पाल वंश के धर्मपाल, और उनके पाल वंश का दूसरा नाम भी आता है कुछ स्थानों पर, भटादी वंश। ठीक है, लेकिन वंश का नाम गौड़ नहीं है। तो इस दान पत्र में गौड़ जो है ये किसी भी प्रकार से जाति, प्रजाति, वंश वगैरह का नाम नहीं था। इट वाज सिंपली द नेम ऑफ द ज्योग्राफिकल रीजन जिसको धर्मपाल उस समय रूल कर रहे थे, राज्य का नाम था। तो जैसा कि मैंने बताया, धर्मपाल का वंश गौड़ नहीं पाल है। और आगे ये दान पत्र कहता है कि जब राष्ट्रकूट राजा अपनी विशाल सेना और वैभव सहित पास में पहुंच गया बिल्कुल, तो जो गुर्जर था, बेसिकली मीनिंग द गुर्जर किंग ऑफ गुर्जर देश, यहाँ फिर से सिंगुलर नाउन आया है, वो अपने तीरों को धनुष पर ही छोड़कर न जाने कहाँ भाग गया, उसका पता नहीं चला। जैसा अभी हमने गौड़ के लिए देखा, उसी तरह गुर्जर यहाँ गुर्जर देश के राजा की उपाधि थी। इसी तरह फिर अगली लाइन में मालवा जो राज्य था उसके राजा को मालव नायक कहा गया। पर उस समय मालवा में जो राजा था वो किसी मालव जाति प्रजाति का नहीं था, वो परमार वंश के उपेंद्र राज थे। ही वॉज दी मालव नायक। और मालवा भौगोलिक क्षेत्र पर क्योंकि उनका शासन था तो उन्हें मालव नायक की उपाधि मिल गई। इसी तरह से साउथ इंडिया में वेंगी क्षेत्र आता है, वहां के राजा को यहाँ पर वेंगीश्वर की उपाधि मिली है। अगेन ज्योग्राफी के बेसिस पर राजा को उपाधि मिल गई। तो इसी तरह के श्लोक फिर हमें जो वणी शिलालेख है, ईस्टर्न महाराष्ट्र से वणी करके एक स्थान है, वहां से एक शिलालेख आता है 806-807 ईस्वी, रफली द सेम ईयर्स। वहां भी इसी प्रकार के श्लोक हैं। सो आई विल नॉट
आई विल नॉट रिपीट दैट, दोहराने की आवश्यकता नहीं है। आगे चलूंगा। जोधपुर के कुछ शिलालेख। जोधपुर के पास घटियाला नाम का स्थान है, जहाँ से प्रतिहारों की जो मंडौर शाखा थी उसके कक्कुक प्रतिहार के 2 शिलालेख आते हैं, डेटेड रफली 861 एडी। अब इनमें शिलालेख की जो पंक्तियां हैं आपको दिख रही होंगी, ये देश शब्द का प्रयोग करते हुए बताती हैं कि कक्कुक प्रतिहार जो थे उनकी लोकप्रियता, हिज पॉपुलैरिटी, वो किन देशों में थी उसकी लिस्ट आती है। तो देशों के नाम है स्त्रवण्य, वल्ल, लाट, माड़। माड़ जो था, जिसे हम लेट मिडिवल टाइम्स में मारवाड़ कहते थे इन सेंट्रल राजस्थान, उसका एक हिस्सा समझ सकते हैं। तो माड़ आ गया, और फिर है गुर्जरत्रा। ठीक, फिर आगे जब इसी शिलालेख में वंशोत्पत्ति की बात आई, कक्कुक प्रतिहार की वंशोत्पत्ति क्या है, हिज एंसेस्ट्री, द कॉन्टेक्स्ट चेंजेस टू जीनियोलॉजी एंड एंसेस्ट्री। ठीक है, तब कक्कुक प्रतिहार पर क्या लिखा मिलता है, इफ यू लुक एट द सेकंड पार्ट, प्रतिहार जातिना। ठीक है, तो जाति शब्द जो यहाँ आया है, इसका मूल अर्थ जो है जन्म से है। होता क्या है, हमारे हिंदू धर्म में जो मानव जीवन है उसके 16 संस्कारों में से जब जन्म हो जाता है, उसके बाद जो पहला संस्कार आता है उसका नाम ही जात कर्म है। जन्म के बाद आपको कहा जाता है जातक। तो अगर मैं अपने आप को भारत जातीय कहूँ तो इसका अर्थ ये नहीं हो जाता कि भारत मेरी जाति का नाम होगा, और कोई अर्थ हो ही नहीं सकता। इट्स नॉट लाइक दैट। संदर्भ को देखते हुए चलेंगे, इफ यू सी द कॉन्टेक्स्ट, तो अर्थ केवल इतना है कि मैंने भारत नामक स्थान में जन्म लिया है, जायते। तो प्रतिहार जो है, प्रतिहार जातिना, उससे यहाँ अर्थ है प्रतिहार वंश में, क्योंकि प्रतिहार एक वंश है, हम सब अच्छे से जानते हैं। तो प्रतिहार वंश में जातिना जन्म लिया, प्रतिहार वंश में जन्म लिया कक्कुक प्रतिहार ने। तो ये जो पंक्ति आपको दिख रही है, जहाँ जन्म और वंशोत्पत्ति की बात हो रही है, यहाँ हमें गुर्जर शब्द नहीं दिखा। क्या दिखा? केवल प्रतिहार जातिना। तो कक्कुक जो थे जन्म से गुर्जर नहीं, बल्कि जन्म से प्रतिहार थे। गुर्जर वो केवल देश से थे, गुर्जर देश के थे। चलिए आगे। ये जो अभी मैंने आपको कंक्लूजन्स बताए, ये कंक्लूजन्स ये सारे रीइंफोर्स हो जाते हैं कक्कुक प्रतिहार के ऐसे ही एक और शिलालेख से, जो कि प्राकृत में है। तो ये जो शिलालेख है, इसमें भी जब क्षेत्रों की बात होती है तो गुर्जरत्रा का उल्लेख मिलता है। the screenshot that you can see on the top। फिर पिछले शिलालेख जैसे क्षेत्रों सहित ये लिस्ट दे रहे हैं, मरु, माड़, वल, स्त्रवन एटसेट्रा। तो ये सारे एरियाज गुर्जरत्रा के साथ फिर से आ जाते हैं। सो इट्स लिस्ट ऑफ ज्योग्राफिकल एरियाज। अगेन इस शिलालेख में फिर से जब वंशोत्पत्ति की बात आती है, कॉन्टेक्स्ट चेंज हो रहा है, तो वहां केवल रघुकुल तिलक प्रतिहार लिखा मिलता है, कहीं कोई गुर्जर शब्द नहीं आता। ठीक, मूविंग अहेड। राइट, 866 एडी, कर्नाटक के नीलगुंड से राष्ट्रकूट अमोघ वर्ष का शिलालेख। इस पर भी क्लेम होता है, क्योंकि जहां जहां गुर्जर दिख गया वो सीधा रोबोटिक वे में क्लेम हो जाता है कि ये एविडेंस है, ये एविडेंस है। सो आई एम फोर्स्ड टू कवर ऑल ऑफ देम। तो इसमें जो ये जो शिलालेख का वो अंश जिसमें गुर्जराम शब्द आया है, वो आपके सामने है। तो यहाँ राजा अमोघ वर्ष अपने पूर्वज गोविंद के शौर्य का बखान करवाते हैं, और तो वो दिखा रहे हैं कि गोविंद जो थे उन्होंने केरल, गौड़, मालव, कांची के राजा और चित्तौड़ में बैठे गुर्जरों को अपने वश में कर लिया। और साथ ही अंग, वंग, वंग इज द अर्ली फॉर्म ऑफ बंग, दैट्स फॉर बंगाल, मगध,
मालव और वेंगी के राजा, ये सब राष्ट्रकूट गोविंद की पूजा करते थे, दे यूज्ड टू वर्शिप हिम। तो अब ये जो सारे नाम आपने देखे, अदर देन द पर्सनल नेम्स ऑफ किंग्स ऑफ कोर्स, बाकी जितने भी नाम देखे आपने, देर ऑल नेम्स ऑफ रीजन्स, नन ऑफ देम इज द नेम ऑफ एनी कास्ट और ट्राइब। ठीक है, तो अगेन द होल क्लासिफिकेशन और अप्रोच इन द डिस्क्रिप्शन इज कंप्लीटली एंड ओनली जियोग्राफिकल। तो इस बार भी हमें कोई गुर्जर जाति जनजाति नहीं मिली। कमिंग टू दी सेकेंड इंस्क्रिप्शन ऑफ द स्लाइड, ये जो नीचे दिखा है, ये लाट देश में आगे चलकर क्या हुआ, राष्ट्रकूटों की एक शाखा का राज हो गया था। तो गुजरात के बगुमरा से 867 ईस्वी 867 एडी का एक इंस्क्रिप्शन आता है, उसी लाट वाली जो राष्ट्रकूटों की शाखा थी उसके राजा ध्रुवराज का। इसमें बताया गया है कि ध्रुवराज जो थे वो एक ही समय में एक तरफ तो उनको गुर्जरों का सामना करना पड़ा और दूसरी तरफ वल्लभ का। अब वल्लभ यहाँ एक वचन में आ गया, सिंगुलर। तो वल्लभी नाम का राज्य था, द लोकेशन फॉल्स इन मॉडर्न गुजरात ओनली। वल्लभी राज्य के राजा को यहाँ वल्लभ कहा गया है। तो ये बेसिकली उस समय जो गुर्जर राज्य था और लाट देश था, इन दोनों के पास में था। लेट मी शो द मैप, आई विल ट्राई टू एनोटेट द रीजन्स अगेन। ओके, एनोटेशन। राइट, तो देखिए ये जो आपको यहाँ दिख रहा है, दिस इज द कैपिटल वल्लभीपुर। तो अब आई डोंट हैव द एग्जैक्ट एक्सटेंट ऑफ द वल्लभी किंगडम, बट इट वुड बी अराउंड दिस प्लेस जो इनकी कैपिटल है। ठीक है, फिर लाट देश को देखना है तो आप रफली ईस्टर्न एंड सदर्न गुजरात कह सकते हैं। ये खेड़ा भरूच उसके आसपास का जो क्षेत्र है, ये आ जाता है आपका लाट देश। और फिर यहाँ ऊपर ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये अपना जो कोर ज्योग्राफी है गुर्जर देश की, ये आ जाती है। सो अब यहाँ पर क्या हुआ है, जो आपका वल्लभी क्षेत्र था, तो राष्ट्रकूट ध्रुवराज जो थे, ये वल्लभी क्षेत्र की सेना और गुर्जर राज्य की सेना, इन दोनों के बीच में घिरे हुए बताए गए हैं। सो अगेन दिस डिस्क्रिप्शन आल्सो इज नॉट जाति सूचक, ये भी क्षेत्रों की बात हो रही है। ठीक, ओके, आई थिंक दिस इज इट फॉर दिस पार्ट। तो ये जो आज हमने कवर किया है, दिस वाज अ सेट ऑफ एग्जांपल्स covering from the very second instance of Gurjar word as found in history up to roughly the peak time of Pratihars. तो अगले अंक में हम 10वीं सदी से शुरू होंगे और वहां से फिर आगे चलते हुए बाकी के साक्ष्य लेंगे। तब तक के लिए आपकी अनुमति, प्रणाम।